हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, विश्व भूगोल में जलधाराओं पे आज हम चर्चा करेंगे। जलधाराएं ठंडी और गर्म दो तरह की होती हैं। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। महासागरीय जलधाराएं। जलधारा एक तो ठंडी होगी और दूसरी गर्म होगी। दो तरह की धाराएं चलती हैं और 3 महासागरों में मिला करके। नंबर 1 प्रशांत महासागर, नंबर 2 अटलांटिक महासागर, नंबर 3 हिंद महासागर। अब 3 महासागरों में अलग अलग जलधाराएं चलती हैं, लेकिन इन जलधाराओं के लिए जो प्रकृति है, कारण है, तथ्य हैं, वो लगभग सब बराबर है, सेम है। एक ही तरह की उत्पत्ति के कारण जो है एक ही तरह से होता है। पहला कारण जो है पृथ्वी का परिभ्रमण। अब पृथ्वी जब परिभ्रमण करती है तो वह पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती रहती है। इसे तो जलधाराएं पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती हैं। क्योंकि पृथ्वी इधर घूम रही है तो धाराएं जो है उसके विपरीत दिशा में चलेंगी। विपरीत दिशा में तो पृथ्वी का जो घूर्णन है, पृथ्वी का जो परिभ्रमण है, वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है और जो जलधारा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। तो जलधाराओं के उत्पत्ति का पहला कारण है पृथ्वी का भ्रमण परिभ्रमण गति। और इसीलिए भूमध्य सागर पे यानी भूमध्य रेखा पे, विषुवत रेखा पे विषुवत रेखा पर धाराएं बहुत तेज़ी से चल करके और उन्हीं का जब रूप बदलता है तो वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। पहला कारण हो गया आपका पृथ्वी के परिभ्रमण की गति और दूसरा कारण हो गया वायुदाब। जब वायुदाब होता है तब धाराओं की जो उत्पत्ति होती हैं, जैसे निम्न वायुदाब है या हाई प्रेशर बेल्ट है, लो प्रेशर बेल्ट है, तो एक कारण वायुदाब का होता है। हवाओं का भी महत्व होता है। अगर जब हवाएं चलती हैं तो कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जब आप तालाब में देखिए, ये तालाब है, अब इस तालाब में अगर जब हवा चलता है तो इसमें ऐसे ऐसे करके जो है लहर नज़र आती है। ऐसे करके एक लहर नज़र आती है और अगर कहीं छोटा सा ढीला पड़ जाए तब ये ऐसे ऐसे करके हुए बाहर की तरफ बढ़ती हुई नज़र आती हैं। और इसमें ना भी शांत रहता, जब हवा चलता है तो ये लहरदार, जैसे ऐसे लगता है लहर लहर की तरह ये उस तालाब में नज़र आती हैं। तो यानी कि जब पवनें चलती हैं तब भी महासागरीय धाराओं के उत्पत्ति का पूरा व्यवस्था बनता है, यानी चांस बनता है। तो प्रचलित पवनें भी महासागरीय जलधाराओं के उत्पत्ति के कारण होते हैं। तापमान में भिन्नता,
तापमान में भिन्नता के कारण ये होता है कि जहाँ पे तापमान अधिक होता है, तापमान अधिक होगा और जहाँ पे तापमान कम होगा, तो जहाँ पे तापमान कम होगा वहाँ का जो पानी होता है वो सिकुड़ता है। सिकुड़ता के कह सकते हो कि बहुत फैला हुआ नहीं होता है। जहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है वहाँ पे फैलाव होता है, और जब फैलाव होता है तो उस जगह पे ये पानी भागने की कोशिश करता है कि हम ये ठंडा पानी गर्म पानी की तरफ भागता है, और गर्म पानी ऊपर उठता है। जैसे आप कुकर में या भगोने में कहीं आप पानी जब बॉयल कीजिए, तो जब आप पानी बॉयल करेंगे और बॉयल करते हुए पानी में जब आप पानी अलग से ठंडा डालिए तो वो पानी नीचे चला जाता है और गर्म पानी ऊपर आ जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि जब तापमान में भिन्नता होता है तो ठंडे तापमान यानी कि ठंडा पानी गर्म पानी की तरफ प्रवाहित होने लगता है और एक अलग प्रकार का जो है महासागरीय जलधाराएं उत्पत्ति होती हैं। अगला कारण है लवणता में भिन्नता। देखिए, जहाँ पे जितना लवणता होगा, महासागर की जो सामान्य लवणता है वो 35/1000 के रूप में होता है। आपको पता है कि लवणता नापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ये प्रति हज़ार पर थाउजेंड के रूप में जाना जाता है। ये आपका प्रतिशत है, यानी ये आपका 100 का प्रतिनिधित्व करता है और ये आपका 1000 का प्रतिनिधित्व करता है। जब ऐसे सिंबल्स बने हों तो समझ जाइए कि वो पर थाउजेंड की बात करता है, और ऐसे बने हों तो 100 के हिसाब से बात करता है। तो महासागरीय जो लवणता है वो औसत लवणता 35/1000 माना जाता है, और इसके बाद कम ज़्यादा होने की प्रवृत्ति पे अलग अलग प्रकार का व्यवहार होता है। तो यानी कि तापमान की भिन्नता, जहाँ में लवणता ज़्यादा होगा वहाँ घनत्व ज़्यादा होगा। लवणता का मतलब समझ लीजिए कि आप एक गिलास पानी यहाँ पे रखे हैं और एक गिलास पानी आप यहाँ पे रखे हैं, और इसमें आपका जो पानी है ये शुद्ध है, और इसमें आपने जो पानी रख रखा है ये भी शुद्ध है। लेकिन अब आपने क्या किया कि इसमें आपने मिला दिया क्या, नमक, और इसमें भी आपने नमक, लेकिन इसमें नमक जो आपने मिलाया वो इसके अपेक्षा ज़्यादा मिला दिया। तो इसमें नमक जब मिल गया तो इसका घनत्व क्या हुआ, बढ़ गया, घनत्व बढ़ गया। और जो कि इसमें नमक नहीं है, पानी शुद्ध है या कम नमक है, तो इसके अपेक्षा यहाँ पे घनत्व कम है, घनत्व कम है। तो जब घनत्व यहाँ पे कम है, यहाँ पे घनत्व ज़्यादा है, तो यहाँ से पानी भगेगा, किधर भगेगा, कम घनत्व की तरफ भगेगा। तो इसलिए लवणता की भिन्नता जो है ये भी एक कारण होता है जलधाराओं के उत्पत्ति का। वाष्पीकरण और वर्षा, महासागर में भी उतार चढ़ाव होता रहता है। अब ये सागर है और यहाँ पे पानी पूरा भरा हुआ है, और एक जगह एक 0 डिग्री है ये, तो इस पे बात हम न करके हम उत्तर में बात कर लेते हैं 20 डिग्री से 25 डिग्री के पास में। यहाँ पे वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है और बारिश यहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रहा है, और यहाँ पे ज़्यादा पानी वाष्पीकृत हो रहा है। तो होगा क्या, यहाँ से वाष्पीकृत होगा तो यहाँ के अपेक्षा यहाँ पे पानी ऊपर होगा, और जब पानी यहाँ पे ऊपर होगा, बारिश हो रहा है, यहाँ से वापर पानी जा रहा है
वाष्पीकृत हो रहा है। तो यहाँ पे हल्का सा खड्डा टाइप का हो जाएगा, यहाँ पे पानी ऊपर हो जाएगा और फिर ये पानी इधर भगेगा इसको कवर करने के लिए। तो यानी कि वाष्पीकरण और वर्षा भी जलधाराओं के उत्पत्ति के कारण होते हैं। महाद्वीपीय तटीय बाधाएं, अब कई बार महाद्वीपीय तटीय बाधाएं जो होती हैं वो भी जो है महासागर के उत्पत्ति कारण होते हैं। जैसे मान लीजिए ये अफ्रीका महाद्वीप है और यहाँ पे पानी का हिलोरा आया और आने के इतना तेज़ी से आया, ज्वार भाटा जो आता है बहुत तेज़ी से आया और यहाँ पे टकराने के बाद में क्या हुआ कि ये एक इधर ये दो धाराएं निकल गईं। अब जो कि ये आया था ज्वार भाटा, यहाँ से टकराया तो एक धारा इधर निकल गई, एक धारा इधर, तो इसीलिए कहा गया महाद्वीपीय तटीय बाधाएं जो हैं इसके वजह से भी धाराएं उत्पन्न होती हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि जो महासागर धाराएं हैं, जलधाराओं को देखने के पहले इनकी विशेषता मैं बता दूं और इनके वजह से क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। महासागरीय जो जलधाराएं हैं ये आर्थिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, साथ ही साथ स्वास्थ्य के रूप में भी ये बहुत अपना स्थान रखती हैं। जैसे जो जलधाराएं होती हैं ये गर्म और ठंडी, इनकी दो ही प्रवृत्ति होती है। और जब गर्म जलधाराएं चलती हैं किसी भी तरफ तो ये जहाँ भी जाती हैं वहाँ का तापमान बढ़ा देती हैं, तापमान बढ़ा देंगी क्योंकि ये गर्म जलधाराएं हैं तो जहाँ भी जाएंगी उनका तापमान बढ़ेगा। और ये ठंडी जलधाराएं हैं, ये जिधर चलती हैं वहाँ का तापमान कम कर देती हैं, तापमान ये कम कर देती हैं। अब जहाँ पर तापमान अत्यधिक होगा, सबसे कम तापमान होगा, अगर वो ठंडा मौसम होगा, बर्फ़ से ढका होगा, वहाँ पर जब गर्म जलधाराएं जाएंगी तो वहाँ का तापमान शांत करके और जल नौवहन बंदरगाह के लिए फ़ायदेमंद, उसके बाद जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं दोनों एक साथ मिल जाएं तो वहाँ पे कोहरा हो जाता है, प्लैंकटन ऊपर आ जाते हैं और मत्स्यन का केंद्र बनता है, यानी वहाँ पे ज़्यादा मछली पकड़ी जा सकती है। जल नौवहन के लिए बंदरगाह जो है खुल जाते हैं और बंदरगाह खुलने से जो व्यापारिक जल जहाज़ें हैं उनके लिए रास्ता सुगम हो जाता है और फिर आवागमन के साथ साथ में आयात निर्यात के लिए जो मार्ग है वो खुल जाते हैं। यानी कि जलधाराएं कई प्रकार के महत्व को दर्शाती हैं। कई बार स्वास्थ्य के लिए किस तरह से ध्यान होता है, स्वास्थ्य में कई बार स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि बहुत अधिक ठंडी या बहुत अधिक गर्मी की वजह से घुटन टाइप का होने लगता है और दिक्कतें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तब उसके विपरीत अगर धाराएं वहां पहुंच करके वहां का मौसम नॉर्मल कर देती हैं तो भी एक डॉक्टर की भांति कार्य करते हैं और स्वास्थ्य के रूप में ज़्यादा लाभदायक होता है। तो अब हम एक एक कॉन्टिनेंट का, यानी एक एक जो महाद्वीपीय तटीय हैं, महासागर हैं, उनके जलधाराएं हैं, उन पे हम चर्चा कर लेते हैं और उनकी विशेषताओं पे भी हम चर्चा कर लेंगे। अटलांटिक महासागर की धारा,
ये जो है ये है हमारा अटलांटिक महासागर, और ये है विषुवत रेखा, ये है विषुवत रेखा। यानी कि जो अटलांटिक महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है जो मैंने भी बनाया है, अटलांटिक, ये गिनी है। अटलांटिक महासागर यस आकार में होता है, अटलांटिक महासागर यस आकार में है। तो ये विषुवत रेखा है, और यहाँ पे जब पृथ्वी इधर से इधर को घूम रही है तो धाराएं विपरीत चलेंगी, जो कि मैंने पहले बता दिया है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि एक उत्तरी है। अब यहाँ पे विषुवत से इस विषुवत रेखा से ऊपर जाने पर ये उत्तरी हो गया, और ये दक्षिणी, यानी यहाँ से धाराएं आ रही हैं, ये धारा चल रही है और ब्राज़ील के पास आके टकराई, एक शाखा इधर मुड़ गया, एक शाखा इधर मुड़ गया। यानी ये जो धारा चली, ये धारा जब टकराई तो एक इधर मुड़ गया और एक इधर मुड़ गया। जो ऊपर चला गया ये हुआ उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर धाराएं, और जो दक्षिण में मुड़ गई वो हुआ दक्षिण अटलांटिक महासागर। विषुवत रेखा से, ये विषुवत रेखा है आपको, विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ जब धारा मुड़ी तब वो ऐसे बहते हुए ये कैरिबियन सागर के रूप में है। यहाँ पे ये पनामा नहर है, ये कैरिबियन सागर है, यानी कि फ्लोरिडा की खाड़ी है, और ये सब चीज़ें यहाँ पे। तो यहाँ पे एक शाखा आई, उत्तरी अटलांटिक महासागर की जो शाखा है, अभी आप समझ गए हैं, इसे हम मिटा देते हैं। ये जो शाखाई तो ऐसे बहते हुए चली आई। अब यहाँ पे ये मैक्सिको का एक कैरिबियन सागर है, यहाँ पे एंटीलीज है, तो यहाँ पे आ करके जब यहाँ पे मुड़ती है तब ये कहलाती है फ्लोरिडा की धारा। जो ये धारा आप देख रहे हैं वो धारा आपको यहाँ पे टकराने के बाद में नज़र आएगा यहाँ पे, और फिर जब इधर से निकलती हैं तब एल्मिंजर की यही धारा आगे चलती है, तो ये एल्मिंजर की धारा कहलाती है। ये हो गया आपका, मैं ब्लैक मार्कर से मार्क कर देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी रहे। एक धारा यहाँ पे गई, ये ब्लैक जो दिख रहा है ये हो गया आपका फ्लोरिडा की धारा, और जैसे यहाँ से घूमने के बाद एक धारा इधर निकल गई तो ये हो गया आपका एल्मिंजर की धारा। यानी उत्तरी विषुवत रेखा की धारा है उत्तरी अटलांटिक महासागर का, जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे कई द्वीप हैं यहाँ पे, क्यूबा उबा सब यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे टकरा गया, एक इधर गया और एक इधर गया, तो ये इधर से जा करके जो इधर गया ये हो गया आपका एंटीलीज की धारा, और जो इधर आकर के मुड़ गई ये हुआ आपका फ्लोरिडा की धारा। अब ये आगे फिर निकला यहाँ पे आकर के न्यूफाउंडलैंड के पास। न्यूफाउंडलैंड के पास में आने के बाद तो यहाँ पे क्या बन गया, ये जब यहाँ पहुँची ये सब पूरा एक होकर के फिर यहाँ पहुँचे तो ये कहलाए, ये धारा फिर ये कहलाया गल्फ स्ट्रीम। क्या कहलाया? गल्फ स्ट्रीम। यही इतने जितना मैं बता रहा हूँ इतना धारा अगर याद कर लोगे तो इसके बाहर प्रश्न धारा से नहीं पूछेगा। अब ये गल्फ स्ट्रीम यहाँ से चलना शुरू हुआ और बहना शुरू हुआ, और यहाँ बह करके जैसे इधर मुड़ने के बाद में नॉर्वे के तट के पास यहाँ पे आपका एक तट है नॉर्वे, और ये ही नॉर्वे के तट, इसके नीचे ही पे आपको मिलेगा लंदन सब कुछ है, ब्रिटेन है। अब यहाँ से ये तीन धाराओं में मुड़ गया,
3 धाराएं मुड़ गईं। गल्फ स्ट्रीम ही आगे चल करके 3 धाराओं में, उन्हीं में से इर्मिंजर और नॉर्वेजियन धारा, तो जो नॉर्वेजियन धारा है वो आगे चल के, जो इर्मिंजर और ये धारा है आगे यहाँ पे आएगा तो रेनेल के रूप में ठंडी धारा मिल जाएगी, और रेनेल ठंडी धारा के रूप में इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, चक्र पूरा कर लेगा। लेकिन जो नार्वे की धारा है वो यहाँ पे आगे नार्वे में जो बर्फ़ जमे होते हैं उस बर्फ़ को पिघला देती है, और आगे चल करके जो रूस के लिए पोर्ट का जो है बराबर 12 माह वहाँ पे जल प्राप्त होता रहता है गर्म, तो बर्फ़ नहीं ढकता है, इसीलिए वहाँ का जो बंदरगाह है पत्तन है वो 12 मास खुला रहता है और आवागमन आसानी से होता रहता है। उसके बाद में यहाँ से उत्तरी ध्रुव से आती है एक ठंडी धारा, इसका नाम है लेब्राडोर, और ये गर्म धारा, इधर से लेब्राडोर आएगी और इधर से गर्म धारा जाएगी तो न्यूफाउंडलैंड के पास, न्यूफाउंडलैंड यहाँ पे आकर के दोनों यहीं पे मिल जाएंगे, और जब यहाँ पे दोनों मिल जाएंगे ठंडी और गर्म, तो यहाँ बहुत कोहरा होगा और एक बैंक का निर्माण करेंगे, मत्स्य बैंक इसको बोलते हैं, मत्स्य बैंक। तो यहाँ पे मछली पकड़ने का पूरी व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि फिर यहाँ पे कहा जाता है कि जब गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं तो नॉर्मल जहाँ पे मछली पकड़ी जाएगी उससे कई ज़्यादा गुना मछली वहाँ पे आसानी से पकड़ा जा सकता है। और ये जो नार्वे की धारा है, नार्वे की धारा जब आगे बढ़ेगी तो यहाँ पे पूरा ठंडा कर देगी। अब एक शाखा ये गया तो ये यहाँ पे हो गया, और एक आपका फ्लोरिडा हुआ, लेकिन यहाँ पे जो बह रहा है ये इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है कैरेबियन धारा। तो ध्यान रहे, विषुवत धारा यानी उत्तरी विषुवत धारा इसे कहा गया, और उत्तरी विषुवत धारा का ही विस्तार हुआ आपका एंटिलीज में, फ्लोरिडा में, कैरेबियन में, और आगे चल कर के इर्मिंजर, नॉर्वेजियन, नॉर्वे, इन धाराओं के रूप में जाना गया। और इधर से आया लेब्राडोर, और इधर से आएगा गिनी के तट से आएगा रेनेल धारा, यहाँ पे बहेगा कनारी, ये जो है अफ्रीका के तट पे यहाँ पे निकलेगा कनारी धारा, ठंडी निकलेगी, और फिर एक सर्किल ऐसे पूरा कर लेगी। एक सर्किल जो है जहाँ पे जाने के बाद फिर एक जो धारा, ये दोनों धारा मिल करके आएंगे, तो यहाँ पे आने के बाद फिर एक सर्किल पूरा हो गया। तो यानी यही एक जो धारा है ये ऐसे बहते हुए ऐसे, और यहाँ पे ये एक सर्किल पूरा हुआ, ये ठंडी धारा आई। तो यहाँ पे उत्तरी जो है इतने, यहाँ पे विषुवत धारा यानी उत्तरी विषुवत धारा ये वाली धारा हो गई, एंटिलीज धारा आपकी ये वाली हो गई, गल्फ स्ट्रीम आपका जब दोनों सब मिल करके फिर आगे बहती है तो गल्फ स्ट्रीम कहलाती है। कैरेबियन धारा, ये जो कैरेबियन है यहाँ पे पूरा ये द्वीप है कैरेबियन, यहाँ पे बहती है। फ्लोरिडा जब मैक्सिको की खाड़ी में ये विद्यमान हो जाती है तो इसको फ्लोरिडा की धारा के रूप में जानते हैं। और नार्वे की धारा ये वाली धारा है जो आगे 3 भागों में विभाजित होकर के नार्वे के तट पे होते हुए निकल जाती है। और जो ठंडी धारा है, ध्यान रहे, ये गर्म धारा है, विषुवत धारा, एंटिलीज धारा, गल्फ स्ट्रीम, कैरेबियन धारा, फ्लोरिडा की धारा, नार्वे की धारा, ये आपके गर्म जल धाराएँ हैं। और ये लेब्राडोर धारा, ये लेब्राडोर हो गया, और ये रेनेल धारा हो गया, रेनेल धारा, और उसके बाद ये हो गया आपका कनारी धारा। तो ये तीनों ठंडी धारा हैं। लेब्राडोर सागर है यहाँ पे लेब्राडोर सागर है, और यहीं पे डेविस जो है, डेविस जल संधि है, ये आपका गिनी है, गिनी नहीं, क्या कहते हैं, ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड, गिनी तो यहाँ पे है, ग्रीनलैंड है। और ग्रीनलैंड की एक तरफ से आएगा लेब्राडोर, दूसरी तरफ से आपका आएगा रेनेल, दोनों ठंडी हैं। और एक कैरेबियन ठंडी धारा यहाँ पे, कैरेबियन क्या ना, किनारी, ये किनारी धारा जो
उत्तरी उत्तर पश्चिम अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जस्ट बगल चल के एक पूरा चक्र उत्तर में पूरा कर लिया। तो विषुवत, एंटीलीज, गल्फ स्ट्रीम, कैरेबियन, फ्लोरिडा, नॉर्वे ये गर्म धाराएं, लेब्राडोर, रेनेल और केनारी ठंडी धाराएं हो गई। अब दक्षिण में ध्यान रहे, अब ये तो ऊपर का मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे आप देखिए कि दक्षिण में जब एक धारा ऊपर चली गई तो एक दक्षिण में आई, तो जो दक्षिण में आई उसे कहा गया दक्षिणी विषुवत रेखा की धारा, यानी दक्षिणी विषुवत धारा। अब दक्षिणी विषुवत धारा इधर चली तो, और जैसे ही इधर मुड़ी यहीं पे एक, फिर उसे अगले नाम से जानते हैं ब्राज़ील की धारा। दक्षिण विषुवत धारा का ही जो है ये विस्तार है, इसे ब्राज़ील की धारा बोला गया और यहाँ पे तक आया। उसके बाद में यहाँ पे गिनी का तट है, गिनी का तट, गिनी के तट पे तो एक यही धारा यहाँ भी बहती है, ये भी गर्म ही है, तो गिनी के तट की धारा बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक ठंडा जाएगा, फॉकलैंड की धारा, ये यहाँ पे फॉकलैंड है, यहाँ पे फॉकलैंड है। और जब यहाँ पे चलेगा, ये ठंडी धारा चलेगी तो ये एक चक्र पूरा करती है, यहाँ पे लाएगी। और यहीं पे बेंगुइला है, ये ब्राज़ीलियन आया, इधर आके मिल गया और एक चक्र यह बना, यहाँ भी मत्स्य का केंद्र बनाएगा फॉकलैंड के पास में। और बेंगुइला, बेंगुइला यहीं पे आसपास में एक बेंगुइला की धारा है, ठंडी धारा है। तो विषुवत, दक्षिण विषुवत धारा, ब्राज़ीलियन धारा, गिनी की तट धारा, ये दक्षिण विषुवत रेखा की धाराएं हैं अटलांटिक महासागर की, जो कि गर्म हैं। और फॉकलैंड की धारा, फॉकलैंड यहीं पे है, ये अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और यहाँ पे एक ऐसे करके बना हुआ है, ऐसे करके आया हुआ है, फिर ऐसे गया है। तो जो यहाँ पे ऐसे बना हुआ है ये फॉकलैंड है, फॉकलैंड है। और यहाँ से जो धारा निकलती है वो ठंडी होती है। ठंडी होने का मतलब है क्योंकि दक्षिण में ज़्यादा पड़ जाता है और दक्षिण में ज़्यादा होने के नाते ये जो है ठंडी होती है। तो फॉकलैंड की धारा और बेंगुइला की धारा ये ठंडी धारा है। तो अब एक लाइन में आप जान लीजिए, अटलांटिक महासागर की जो धारा है उसमें से उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा में 1 2 3 4 5 6 ये 6 धारा गर्म धाराएं हैं। उत्तरी विषुवत रेखा, एंटीलीज, गल्फ स्ट्रीम, कैरेबियन, फ्लोरिडा, नॉर्वे ये गर्म जल धाराएं हैं। और उत्तर में 3 लेब्राडोर, रेनेल और कनारी ये ठंडी धाराएं हैं। और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में दक्षिणी विषुवत धारा और ब्राज़ीलियन धारा, गिनी की तट धारा ये आपके गर्म हैं, वहीं फॉकलैंड और बेंगुइला की धारा ठंडी हैं। अब ये तो हो गया आपका सामने का, लेकिन एक धारा यहाँ पे बहती है, यहाँ पे जो धारा एक और बहती है तो इसे कहते हैं परिवर्तित विषुवत धारा। तो परिवर्ती विषुवत धारा वो गर्म होती है। होता क्या है कि जैसे एक देखिए, जैसे ये इधर चल रहा है ऐसे, तो एक टकराया जो कि यहाँ पे ये लैंड है, और यहाँ से आ कर के जब टकराया तो यहाँ पानी ऊपर उठा, तो एक तो इधर चला गया, एक इधर चला गया, लेकिन बीच में हो गया खाली। जब बीच में खाली हो गया तो यहाँ टकराने के बाद पानी फिर उल्टा वापस होने लगा। तो इसे बोला जाता है विपरीत विषुवत धारा, यानी परिवर्ती धारा। तो जब जैसे यहाँ पे उठेगा तो कई बार आप देखते होंगे, अगर कोई लोग नहर वहर में नहाए हो तो देखोगे जब नहर का पानी बहता है तो जब अगर ऊपर उठ जाता है तो बीच में खाली हो जाता है, तो उसको भरने के लिए पानी भर जाता है। तो इधर चढ़ाव पे आया तो आगे इधर हल्का सा इसकी अपेक्षा यहाँ पे ढाल हो जाता है, क्योंकि पानी यहाँ आया तो यहाँ टकराया तो ये ऊपर उठ गया, तो इसलिए परिवर्ती धारा के रूप में एक धारा बहने लगती है। तो परिवर्तित धारा गर्म धारा होती है, क्योंकि ये विषुवत रेखा के पास ही परिवर्तित होती है, बाकी कहीं नहीं। तो इसीलिए परिवर्तित धारा जब भी पूछा जाए, चाहे वो अटलांटिक महासागर हो, प्रशांत महासागर हो, हिंद महासागर हो, वो हमेशा गर्म ही रहेगी। तो ये आपका अटलांटिक महासागर हुआ। प्रशांत महासागर की धारा है। अब ये जो आपका बना हुआ है ये प्रशांत महासागर है,
ये एशिया हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ये आपका हो गया जापान, जापान आपका है। और ये रसिया का भाग है, इधर चाइना है। लेकिन ये विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है। तो उत्तरी, अब यहाँ से विषुवत रेखा के उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत, तो उत्तरी प्रशांत में जो गर्म धाराएं हैं, उत्तरी विषुवत धारा, अलास्का की धारा और कुरोशियो, 3 धाराएं गर्म धारा उत्तर में है। तो ये जो धारा आ रही है, एक इधर मुड़ गई, एक इधर मुड़ गई। जो इधर मुड़ गई इसे कहा जाता है उत्तर विषुवतीय प्रशांत महासागर धारा। और ये कहा जाता है, जब इधर मुड़ गया इसे कहा जाता है दक्षिण विषुवतीय प्रशांत महासागर की धारा। और ये दोनों धाराएं गर्म हैं, एक दक्षिण वाली ये है और उत्तर की ये है। अब यहाँ पे जब ये चलना शुरू की तो यहाँ पे पीला सागर है। पीला सागर में जब ये आई, यहाँ पहुँची, तो यहाँ पहुँचने के बाद में इसे कुरोशियो की धारा के नाम से जाना गया, कुरोशियो की धारा। और ये जो एक आप देख रहे हैं ये जापान का है। तो यहाँ पे जब जापान के तट से टकराया तो इसे कहा गया सुशिमा की धारा। एक है सुशिमा की धारा, ये भी गर्म धारा है, लेकिन ये कुरोशियो धारा का ही भाग है। भाग तो उत्तरी प्रशांत महासागर धारा जो है ये सब उसी के भाग हैं, कुरोशियो भी और सुशिमा भी। लेकिन यहाँ पे ये अलास्का है, अलास्का। ये जब इधर आया तो यहाँ पे एक धारा बह रही है, अलास्का की धारा, अलास्का की धारा। ये भी गर्म है। तो अलास्का, ये अलास्का है तो इसके तट पे बह रही है अलास्का की धारा। यहाँ पे बेफिन की खाड़ी है, बेफिन की खाड़ी। यहीं पे चुस्की सागर है, एक सागर है यहाँ पे चुस्की सागर, चुस्की सागर। लेकिन अलास्का के तट से पार से वहीं पे बह रही एक अलास्का की धारा। तो अलास्का की धारा जो ये दिख रही है ये भी गर्म धारा है। वो यहाँ पे अलास्का है, ये अलास्का है। यहीं पे अलास्का के नीचे तट पे बहती है तो अलास्का की धारा हो गई। लेकिन यहीं पे उत्तर में ठंडी धारा जो ओखोस्टक है, ये जो आपका प्रायद्वीप दिख रहा है ये ओखोस्टक का प्रायद्वीप है। और ओखोस्टक का प्रायद्वीप ये ठंडी जलधारा है। और यहाँ पे ये कैलिफोर्निया का बेल्ट है, कैलिफोर्निया का। तो कैलिफोर्निया का भी जलधारा है और आयोसियो की धारा। तो ये 3 धाराएं ठंडी हैं। आयोसियो भी रसिया के ये अलास्का का भाग हो गया। तो यहाँ पे बहता है अलास्का की धारा गर्म। अलास्का की धारा। और यहाँ पे बहता है ओखोस्टक की ठंडी धारा, ये गर्म धारा है। और ये है ओखोस्टक की ठंडी धारा। और यहीं पे बहती है यहाँ पे आयोसियो की ठंडी धारा। और यहीं पे कुरोशियो, इधर से आयोसियो और इधर से कुरोशियो जाती है। तो यहाँ पे मत्स्य का केंद्र बनाती है, यहाँ पे मत्स्य का केंद्र बनाती है चाइना के तट पे। और इधर जापान के तट के लोग मछली वहाँ पे पकड़ते हैं। तो उत्तरी विषुवत धारा,
अलास्का की धारा, किरोसियो धारा, ये 3 हो गए गर्म जलधाराएं। और ओखोस्टक की धारा, और यहाँ पे बहती है कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया। तो यहाँ पे जो तट पे धारा बहती है कैलिफोर्निया के तट पे, तो कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा यहाँ पे बहती है। तो ओखोस्टक, कैलिफोर्निया, आयोसियो, ओखोस्टक, आयोसियो, कैलिफोर्निया, ये 3 हो गए ठंडी धारा। अलास्का की गर्म धारा, और यहीं पे सुसीमा की गर्म धारा, और यहाँ पे किरोसियो की गर्म धारा, यहाँ पे किरोसियो की गर्म धारा, और ये उत्तरी विषुवत धारा। तो यहाँ पे हो गए। दक्षिण में आप देखेंगे कि ये ऑस्ट्रेलिया का इधर का ये पश्चिम भाग हो गया, और ये पूर्वी भाग हो गया। यहाँ पे एक धारा बहती है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, यहाँ पे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, ये गर्म है, पूर्वी यहाँ पे बहती है। और ये जो धारा आ रही है ये हो गया आपका दक्षिण विषुवत धारा, कह सकते हो प्रशांत धारा, ये हो गया। यहाँ पे ये पेरू का तट है, ये पेरू का तट है, पेरू का तट है। तो यहीं पे पेरू की ठंडी जलधारा बहती है। यहाँ पे ये पेरू का तट है, पेरू की ठंडी धारा या हम्बोल्ट की धारा बहती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसको प्रतिस्थापित करके एक धारा गर्म बहने लगती है, उसे कहा जाता है यल नीनो की धारा। तो यल नीनो की धारा जब आती है तो ला नीनो, यल नीनो का इफेक्ट यही पड़ता है, यहीं पे एक चक्र बना करके, और फिर हमारे जब एशिया में प्रवेश करता है तो इसका प्रभाव दिखता है। यानी दक्षिणी प्रशांत में दक्षिणी विषुवत धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, यल नीनो, केल्विन की धारा, ये 4 धाराएं गर्म हैं। और पेरू या हम्बोल्ट की धारा जो यहाँ पे बहेगा, और ला नीनो की धारा, ये दोनों ठंडी हैं। ला नीनो यल नीनो के बाद ही आती है। जब यल नीनो का प्रभाव समाप्त होता है तो ला नीनो धारा आती है। यल नीनो गर्म जलधारा है, जबकि ला नीनो ठंडी जलधारा है। तो आप यहाँ पे अब ये देख लीजिए कि प्रशांत महासागर में उत्तरी विषुवतीय धारा, अलास्का की धारा, किरोसियो की धारा, दक्षिणी विषुवतीय धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, यल नीनो और केल्विन की धारा तथा सुसीमा की धारा, ये गर्म जलधाराएँ हैं। वहीं ओखोस्टक की धारा, कैलिफोर्निया की धारा, आयोसियो की धारा, पेरू या हम्बोल्ट की धारा और ला नीनो, ये जो है ठंडी जलधाराएँ हैं। अब हिंद महासागर में, ये है हमारा हिंद महासागर। यहाँ पे जो धाराएं चलती हैं ये विषुवत रेखा पे आती, तो एक तो इधर मुड़ जाती है, एक इधर मुड़ गई। जो उत्तर में मुड़ गई उसे कहा जाता है उत्तरी हिंद महासागर की धारा, और जो दक्षिण में मुड़ गई तो उसे कहा जाता है दक्षिणी विषुवत धारा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में एक तो धारा इधर चली गई, ठीक है, ये हो गया हमारा उत्तरी विषुवत धारा, एकमात्र गर्म धारा ये है। बाकी पश्चिमी दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून और फिर उत्तर पूर्वी मानसून, ये दोनों गर्म धाराएं हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून, ये दोनों धाराएं उत्तर में हिंद महासागर में चलती हैं। तो हिंद महासागर में विषुवत रेखा के उत्तर में आपको उत्तरी हिंद महासागर की धारा देखने को मिलेगी, दक्षिण पश्चिम मानसून की धारा और उत्तर पूर्वी मानसून की धारा, ये धाराएं आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन आपको बता दें कि ये सोमालिया के पास में, हार्न ऑफ अफ्रीका के पास में एक धारा यहाँ पे प्रत्युत्तर धारा बहती है। ये एक मात्र ठंडी धारा है, यहाँ पे छोटी सी धारा है, इसको नाम है सोमाली, सोमाली की धारा। ये नॉर्मल बुक में आपको नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो मत सोचे कि मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, यह आपको एनसीईआरटी में ज़रूर मिलेगा। तो सोमाली की धारा उत्तरी हिंद महासागर की एकमात्र धारा है जो ठंडी है, ये ठंडी जलधारा है।
उसके बाद में दक्षिण में आप देखेंगे तो दक्षिणी विषुवतीय धारा ये हो गया। और जब यही दक्षिण विषुवतीय धारा जब यहाँ पे आ करके मोजाम्बिक के तट से टकराती है मेडागास्कर से, तो मेडागास्कर में टकराने के बाद एक तो इधर चली आई और एक इधर से चली आई। तो जो इधर से आई इसे कहा गया, ये वाली धारा को कहा गया मोजाम्बिक धारा। मोजाम्बिक की धारा ये भी गर्म है। और इधर का भी है एक, इसको कहा गया मेडागास्कर की धारा। मेडागास्कर की धारा ये भी गर्म है। और जब ये धारा दोनों मेडागास्कर की धारा ये और ये जब दोनों आकर के फिर मिल गए, तब इसे कहा जाता है, जब दोनों मिल गए मोजाम्बिक की धारा और मेडागास्कर की धारा जब दोनों मिल जाते हैं आगे चल करके मेडागास्कर के बाद में, तो इसे कहा जाता है अलास्का की धारा। सॉरी, अलास्का नहीं, अग्लुहास की धारा। अग्लुहास की धारा ये भी गर्म धारा है। और मेडागास्कर की धारा हो गया, अग्लुहास हो गया, मोजाम्बिक की धारा हो गया। तो मेडागास्कर और मोजाम्बिक के मिल करके ही अग्लुहास बनते हैं। एक धारा ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बहती है, ये तो इसे ही पूरा कवर, जब पूरा चक्र पूरा हो जाता है, दक्षिण विषुवत धारा ही चक्र पूरा करता है हिंद महासागर। उधर सब लैंड है, तो लैंड है, उधर ठंडी आ नहीं सकती, इसलिए चक्र पूरा नहीं होता है। तो इसे कहा जाता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। यहाँ पे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा ये ठंडी धारा है। तो ध्यान रहे, हिंद महासागर में एक सोमाली ठंडी धारा, एक पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठंडी धारा, ये दो ठंडी धाराएं मिलेंगी। बाकी दक्षिणी विषुवतीय मेडागास्कर, अग्लुहास, मोजाम्बिक, उत्तरी सागर और उत्तरी हिंद महासागर और दक्षिण पश्चिम मानसूनी और उत्तर पूर्वी मानसूनी, ये आपकी गर्म जलधाराएं देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।